कम ही लोग होते हैं जो अपने सोचे हुए मुकाम को हासिल कर पाते हैं। उन्हीं में से एक हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र गोयल। 20 जुलाई 1954 को जैतारण के पाटवा में जन्मे सुरेंद्र गोयल ने 7वीं क्लास में एमएलए बनने का सपना देखा और 2 मार्च 1990 को साकार करके दिखाया। हालांकि सपने को पूरा करने के लिए 2 बार उन्हें हार झेलनी पड़ी। 25 साल की उम्र में सबसे पहले 1980 में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद एक बार फिर 1985 में चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाए और एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 1980 में 9वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जनता का विश्वास जीतकर गोयल विधानसभा पहुंचे और उसके बाद से उनका जीत का क्रम जारी है। सुरेंद्र गोयल ने बीकॉम के साथ साथ एलएलबी भी की है। जुलाई 1972 में गोयल की शादी जमुना देवी के साथ हुई। गोयल ने 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं विधानसभा में भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में सुरेंद्र गोयल पाली जिले के जैतारण विधानसभा सीट से विधायक हैं और वसुंधरा कैबिनेट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यूडीएच मंत्री बने। सुरेंद्र गोयल अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र गोयल वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सभापति भी हैं। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज जिस चेहरे से हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री सुरेंद्र गोयल साहब हैं। गोयल साहब, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे याद किया। गोयल साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो जानी मानी शख्सियत या जिनके मायने हैं इस राजस्थान के लिए, देश के लिए, उसके जीवन को अंत तक और शुरुआत तक छूने की कोशिश करें। कोशिश होती है कि जो चेहरा उनका दिखता है उसके अलावा अगर कोई निजी जीवन है, उसके अलावा कोई जीवन का और भी चेहरा तो वो भी हम सामने ला पाए। आपसे पहला सवाल, सुरेंद्र गोयल साहब वसुंधरा जी के एक हनुमान के तौर पे देखे जा रहे हैं। पिछली सरकार थी, मंत्री का मौका मिला, इस बार फिर सरकार बनी, फिर मौका मिला और महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास होता है, यूडीएस से लेकर के ग्रामीण विकास तक। ये वसुंधरा जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, पार्टी की मेहरबानी है और मेरे ऊपर विश्वास किया है और हमेशा मैंने उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम किया है और आगे भी मैं जब तक हूँ राजनीति में और राजनीति में नहीं भी हूँ तो भी उनके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा और हमेशा जनहित में काम करता रहूंगा और उनके विश्वास पे खरा उतरता रहूंगा। सामान्यतया बीजेपी का गढ़ पहले नहीं माना जाता था, लेकिन आपने अपना एक वहां वजूद खड़ा किया है। ऐसा है जी, मैं जब 80 से चुनाव लड़ता रहा हूं और हमेशा वहां मेरे से पूर्व कांग्रेसी सरकारें जो बनती थी, सरकार एमएलए कांग्रेस के ही बनते थे। पहली बार मैं 1990 में भारतीय जनता पार्टी से विजयश्री हासिल की थी और उसके बाद लगातार मैं 4 बार विधायक रहा। ये जनता की मेहरबानी है। हमेशा मैं जनता को भगवान समझ करके उनके दिलों पे राज करने की कोशिश करता हूँ, उनकी इच्छा और आकांक्षों पर खरा उतरने का काम करता हूँ। जीवन में आदमी जब अपना बचपन शुरू करता है तो कहता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। लोग कहते हैं कि सुरेंद्र गोयल साहब कहते थे कि मैं एमएलए बनूंगा। मैं आपको, ये बहुत पुरानी बात हो गई, मैं 7th में पढ़ता था उस समय मैंने हमारे मास्टर जी लक्ष्यकार साहब हुआ करते थे, तेजाराम जी, उनसे मैंने शर्त लगाई थी कि मैं जैतारण का एमएलए बनूंगा और तब से लेकर के हमेशा मैं इसी धुन में रहता था कि मुझे एमएलए बनना है। और आप ताजुब करोगे, जब मैं 25 साल का था जब 80 में चुनाव लड़ा था और हार गया, फिर 85 में और चुनाव लड़ा और हार गया, फिर तीसरी बार मैंने लोगों का, मैंने कहा यार 2 बार आ रहा हूँ, एक बार तो जीताओ, तो मेरे 1700 वोटों से जीता और दोबारा मेरे 22,000 वोट इंक्रीज हुए। तीसरी बार कांग्रेस की 154 सीटें, उसमें भी जनता ने जीता है, चौथी बार भी जीता है और चूंकि 4 बार लगातार जीत गया था तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत एंटी इनकमेंसी होती है और उस कारण से मैं 2-3 हजार वोटों से हार गया था। कोई बात नहीं, वो हारना भी मेरे लिए प्लस रहा। और 5वीं बार मैं जब हॉस्पिटल में था, मैं चुनाव प्रचार भी नहीं कर सका था और जनता के इच्छाओं और आकांक्षों पर खरा उतरने वाला व्यक्ति था, इसलिए जनता ने मुझे घर बैठे 36,000 वोटों से जीता है। क्षेत्र को लेकर के आपका नियमित तौर पर सतत संपर्क बना हुआ है और उसी तरीके से पार्टी संगठन में भी आपको बीच बीच में जिम्मेदारियां, दायित्व बनते रही। क्षेत्र, संगठन, जनता, मंत्रालय, इन सबके बीच में सामंजस्य
ऐसा है जी, मैं हमेशा जो विधायक रहा तो विधायक के रूप में हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह मेरी दिनचर्या मैं 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ और तैयार होकर के घुमा करके 7-7:30 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ। 7-7:30 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और उनके अभाव योग सुन करके उनको निराकरण करने का प्रयत्न करता हूँ। एक चीज और कहते हैं कि सब सुरेंद्र गोयल साहब का राजनीति में कोई विरोधी नहीं है, सब जगह अच्छे रिश्ते हैं, सब जगह मित्र हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो पार्टी हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कोई आज दिन तक, मैं इतना लंबा 80 से लगातार राजनीति में हूँ, मेरा आज दिन तक मेरा कोई न तो विरोधी है और न मैं पार्टीबाजी करता हूँ। मैं सिर्फ सही और गलत को देखता हूँ। मैं वकील हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन सा सही है और कौन सा होने वाला काम है, तुरंत करता हूँ, और नहीं होने वाला काम है तुरंत मना करता हूँ, और कभी राग द्वेष नहीं रखता हूँ, कभी मेलाफाइड इंटेंस नहीं रखता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र का जो राजनीतिक माहौल है और ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का वोटर होता है, वहां निजी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। उनको लगता है कि एमएलए को वोट दिया इसका मतलब कि 5 साल उसको हमारे लिए हर जगह खड़ा होना है। आपके घर भी आते हैं, देखते हैं लाइन लगी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता और ग्रामीण क्षेत्र के एमएलए के बीच का जो रिश्ता है, बड़ा कहते हैं कि बड़ा बोझिल वाला काम है ये, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हैंडल करना। बोझिल वाला काम नहीं है। उन्होंने हमें वोट दिए और उनकी ताकत को हम हमेशा ट्रांसफर करके हमारे में डाली, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके दुख सुख में शरीक हो। उनके दुख सुख कोई बहुत बड़े दुख सुख नहीं होते, उनके दुख छोटे मोटे तहसीलदार लेवल के, एसडीएम लेवल के, बिजली लेवल के, जो व्यवस्था को ठीक करने के काम है, छोटे मोटे काम होते हैं। और जो ही आते हैं, और हम चूंकि पॉलिटिकल आदमी हैं तो उनमें दिल में हमारे प्रति विश्वास होता है कि हम उनके पास जाएंगे तुरंत काम हो जाएगा। बाकी वो खुद जाकर के भी अधिकारी करते ही, उनको मना थोड़ी करते हैं, परंतु उनमें ये विश्वास होता है कि ये एमएलए साहब हमारे कह देंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आते हैं। हमें कोई संकोच नहीं होता, हम इसीलिए बने कि उनके दुख सुख में शरीक होकर उनका निराकरण करें। तो बोझिल नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। मैं बताऊं आपको, उनको संतुष्ट करके भेजते हैं तो वो जाकर के गांव में बात करते हैं कि साहब हम एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब ने हमें हाथ मिला के बैठा है, हमारी बात सुनी और तुरंत उस काम को कर दिया। तो वो हमारे वोट बढ़ाने का काम करते हैं और उसी का पुण्य प्रताप है कि मैं 5 बार एमएलए बना। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, उसके अंदर से हमेशा से 2 धाराएं यहां से निकलती रही। एक, अब जैसे वर्तमान की बात करें तो एक जो है संघनिष्ठ एक जो है वो धारा निकली। एक धारा वो लोग है जो कि कहीं समाजवादी दल से या और दलों से आए और जो वसुंधरा जी के साथ खड़े हैं। आपको लेकर के हमेशा से कि कहाँ घूम रहे हैं, चीजें तय नहीं हो पाती। संघ में रहना या संघ में नहीं रहना, संघ की जो सोच है उसके अनुरूप काम करना और संस्कारवान बनकर के काम करना और हमेशा परमार्थ का काम करना, ये संघ सिखाता है। तो मैं संघ में रहूं या नहीं रहूं, संघ में रहा या नहीं रहा, परंतु हमेशा मेरी सोच इस प्रकार रही है कि जो जिस उद्देश्य से वो संघ वाले काम करते हैं उसी करना, ये संघ सिखाता है। तो मैं संघ में रहूं या नहीं रहूं, संघ में रहा या नहीं रहा, परंतु हमेशा मेरी सोच इस प्रकार रही है कि जो जिस उद्देश्य से वो संघ वाले काम करते हैं उसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस पार्टी में खड़ा हूं और इसी कारण मैं आज सर्वाइव कर रहा हूं और इसी कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे नीयत में कभी खोट नहीं रही है और हमेशा मैं साफ सुथरा काम करने की कोशिश करता हूं। और संघ का भी यही है कि साफ सुथरा काम करो, अच्छा काम करो, परमार्थ का काम करो, हमेशा अपना बिगाड़ के दूसरों का भला करो। तो मेरा भी यही उद्देश्य है। चलिए साहब, ये तो हम बात कर रहे थे राजनेता और विधायक सुरेंद्र गोयल साहब से। अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हम राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री से, क्योंकि आज गांव पर संकट है। अभी छोटा सा ब्रेक। गोयल साहब, आपके पास सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय ग्रामीण विकास और पंचायती राज। आज गांव पे संकट है, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, फसलों का नष्ट होना, किसान मौत की दहलीज पे पहुंच गया है। ठीक है, कृषि मंत्रालय का अपना काम है, लेकिन उनको संबल देने का गांव के लालन पालन का काम आपके विभाग का है। जो गांव की जो भी विकास की योजना है, जो भी पंचायत राज को सुदृढ़ करने की जो योजना है,
जो भी राज्य सरकार और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का फंड है वो सीधा गांव में जाता है और गांव में जाकर गांव का जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ति करने का काम हमारा विभाग करता है। आपको पता होगा हमारे विभाग का साल भर में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है और 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में गांवों के विकास के लिए और पंचायत राज की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पे खर्च होता है। तो आप निश्चिंत रहें कि हम हमेशा जनता की चिंता करके, गांवों की चिंता करके हम विकास एक बात कही जाती है कि साहब ग्रामीण विकास और पंचायती राज में एक तरीके से केवल योजनाओं का मंत्रालय है, जमाने भर की योजनाएं, साफ सफाई से लेकर के पीने पानी और दवाई से लेकर के अध्यापक, सब कुछ आपने, रोजगार से लेकर के सड़क, सब कुछ आपके पास है। लेकिन फिर भी आज की सच्चाई है कि गांव के हालात ये हैं कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। सरकार बहुत चिंतित थी, चिंतित है और सरकार उनकी भलाई के लिए आज 950 करोड़ रुपए तो कलेक्टर्स को भेज दिए हैं और जो भी उनकी नुकसान हुआ है, जो भी उनका मुआवजा देना है, उनका गिरदावरी हो गई है और गिरदावरी होने के बाद वो रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंच गई है और मुआवजा देना चालू कर दिया है और जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा देकर के उनको एक राहत प्रदान की जाएगी। किसी प्रकार की कोई आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। नरेगा जैसी योजना के होते हुए किसान को मरना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार और रोटी का इंतजाम तो सरकार ने कर रखा है। ऐसा है जी, कहीं नरेगा की को लेकर के जो फेलियर है वो तो नहीं है ये? नहीं, कोई फेलियर नहीं, मांग आधारित योजना है नरेगा। जितनी भी डिमांड हमारे पास आएगी उन सबको हम रोजगार देंगे। ये हमारा रोजगार देने का हमारा धर्म है और हम, आप लोगों को पता होगा, जो अतिवृष्टि हुई तुरंत माननीय वसुंधरा जी ने घोषणा की कि 100 दिन जिन्होंने पूरे कर लिए फिर भी चूंकि किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा और वो चाहे कितने भी दिन लगेंगे तो 31 मार्च तक जो भी लगना चाहेगा उसको लगाने के लिए हमने व्यवस्था की है। हिंदुस्तान की जिस प्रकार की ज्योग्राफी, जिस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, उसमें ग्रामीण विकास ही उसका मूल है। बहुत कुछ करने को है। ऐसा है जी, जैसा आपको मैंने निवेदन किया ना कि 12,000 करोड़ का बजट है इस विभाग में खर्च करने गांवों के विकास के लिए। आज हमारे पास 50 से ज्यादा स्कीमें हैं। यही तो कह रहा हूँ, स्कीमों में फंस के रह गए साहब। ना, स्कीमों में फंस के नहीं, हमारा जो स्कीम है उस स्कीम को अंदर हम, मतलब स्थिति ये है कि आपके अधिकारियों को पूछे तो उनको स्कीमें याद नहीं होंगी। इतनी स्कीमें, बेचारा ग्रामीण फायदा कब लेगा हमसे? नहीं, सभी स्कीमों में काम चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे को तो अभी 4-5 महीने हुए विभाग को संभाले हुए और मेरे विभाग में पारदर्शिता से और जितना भी हमारे बजट की घोषणा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जो भी मतलब बजट आया है उसको 100% खर्च करवाने के लिए हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो और पैसा लैप्स हो या जो स्कीमें गांव के लिए। नरेगा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। नरेगा के साथ हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, अन्य विभागों के साथ, वो पैरेंटल विभाग है उनके साथ कन्वर्जेंस की नई योजनाएं बनाई है और ग्रामीण मार्गदर्शिता तय की है और अब आप लोगों को बता दें, आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नरेगा का पैसा और दूसरे अदर डिपार्टमेंट का पैसा उनके साथ टाई अप कर करके और गांव में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे कि गांव में नरेगा का लोगों की स्थायी संपत्तियों का निर्माण भी हो, लोगों को रोजगार। संपत्ति वाला हमेशा से रहा है कि नरेगा के माध्यम से स्थायी संपत्तियों का निर्माण तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, स्थायी संपत्तियों का निर्माण भी होगा और गांवों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस कर करके उसको पैसों का डिटोल कर करके ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि 60-40 का रेशियो भी पूरा हो और गांवों का विकास भी हो और गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण भी हो। इसलिए आप निश्चित। केंद्र सरकार आई, आपकी केंद्र सरकार ने कहा साहब इसको एक्ट से स्कीम में बदलेंगे, आपका क्या कहना है? ये मांग आधारित योजना है। जरूर मैं ये चाहता हूं कि लोग इस नरेगा को आज भी फेमिन समझ करके लोग काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। ये रोजगार गारंटी योजना है। तो मैं पूरे राजस्थान के सभी जॉब कार्डधारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो काम आपको टास्क दिया हुआ है उस टास्क के अनुरूप आप काम कीजिए और काम कर करके आज जो 163 रुपये आपको डेली मजदूरी दी जाती है तो उस मजदूरी का पूरा फायदा लीजिए और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाइए और अच्छा काम कीजिए। अच्छा, पंचायती राज मंत्रालय भी आपके पास है, आप लोगों ने कोशिश करी, पढ़े लिखों को सरपंच बनाया, प्रधान बनाया, लेकिन पता चला कि उसमें से अधिकांश तो बेईमान निकले, फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट के जरिए बने, आप जेल जा रहे हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी होता है। कोई भी व्यक्ति जिसने गलत डिग्री लेकर के चुनाव जीता है,
अब आप जानते हैं कोई भी अच्छा काम करते हैं उसमें थोड़ी बहुत तो कोई न कोई लेकिन होता साहब है। लोग कह रहे हैं कि आपने भोले भाले ग्रामीणों को अपराधी बनने को मजबूर कर दिया। राजनीतिक तौर पर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता था आपने शिक्षा का अड़ंगा लगा के उसको मजबूर किया कि वो फर्जी डिग्री लाए। मैं वैष्णव साहब आपको निवेदन करूं, ये फैसला हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है, ये फैसला आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगा। आप लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूं, 2010 में जब चुनाव हुए थे उस समय 35 साल तक के युवा सिर्फ 25% जीत के आए थे। आज की तारीख में ये जो 15 का चुनाव है उसमें 63% युवा जीत के आए हैं। ऐसे पढ़े लिखे जो डिग्रीदारी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई MBA है, ऐसे ऐसे जीत के आए हैं, जिससे आने वाले समय पंचायत राज सुदृढ़ होगा और पंचायत राज में विकास का काम होगा। आप लोगों को पता होगा कि आज पंचायत ये पंचायत राज के चुनाव हुए, इसमें ये कार्यकारी एजेंसी है। आज सरपंच होता है, केस बुक का एंट्री करता है, आज सरपंच है, चेक पे साइन करता है, सरपंच है, अन्य योजना वार्षिक योजनाएं बनाता मंत्री है। जी सुरेंद्र गोयल साहब अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो तो बन सकते हैं क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं है, लेकिन सरपंच साहब को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा है जी, किसी स्टेट को तो अग्रणी होकर के काम करना पड़ेगा। ये राजस्थान है और वसुंधरा जी की सोच है जो पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट राजस्थान है जिसने ये शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया है। मैं आज आपको कहता हूं आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और ये पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुनने से गांवों का विकास होगा, पंचायत राज सुदृढ़ होगा और पंचायतों में पारदर्शिता से काम होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास के नए आयाम शुरुआत हुई है। अभी तक तो ये जो आपकी शिक्षा की अनिवार्यता था उसके कारण से नेगेटिव पक्ष ज्यादा देखने को मिला कि गांव के भोले वाले किसान और ग्रामीणों को फर्जी डिग्रियों के जरिए सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन भविष्य अच्छा है क्योंकि शिक्षा सब जगह होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा अच्छा होता कि विधायक और सांसदों के लिए भी कम से कम शिक्षा तय कर दी जाती। जैसे माननीय मंत्री जी खुद LLB है, इस प्रकार के अगर लोग ग्रेजुएट या पढ़े लिखे लोग अगर सांसद और MLA बने ज्यादा ठीक है। चलिए मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात होगी रैपिड फायर की। जल्दी कुछ त्वरित प्रश्न होंगे जिनका जवाब त्वरित तरीके से मंत्री से जाना जाएगा। अभी एक ब्रेक। मंत्री जी, रैपिड फायर में शुरू करूं उसके पहले दो चीजें और थी। एक तो श्री योजना को लेकर के बड़ा काम हुआ 5 मंत्रालयों को मिला करके, और वो वास्तव में सही भी था कि एक कमांड आनी चाहिए, एक योजना आनी चाहिए, उसके माध्यम से सारी चीजें हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जमीनी उसकी पोजीशन आज क्या है? हमने एक श्री योजना चालू की है। श्री योजना में सबसे पहला सैनिटेशन, जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वे स्वच्छता, स्वच्छ भारत और स्वच्छ राजस्थान। दूसरा हेल्थ है, तीसरा रोड का काम है, चौथा एजुकेशन का है, पांचवा एनर्जी का है। इनको मिला के एक श्री योजना चालू की है जो 5000 से ऊपर के गांव है, पंचायत मुख्यालय, उसके ऊपर 2019 तक इसको मतलब काम कर करके गांवों के अंदर ये मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना। और उसके बाद में 43,200 और कुछ समथिंग गांव हैं जो राजस्थान के, उनके अंदर ये श्री योजना लागू करके इस प्रकार की व्यवस्था करना कि गांवों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर करके और गांवों को मतलब एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करने का काम हमने हाथ में लिया है। मैं आपको दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूं ये श्री योजना आने वाले समय में एक बहुत अच्छी योजना साबित होगी और गांवों के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो वो फाइनेंस साहब बजट एक तरीके से यूज हो, इसकी एक नोडल एजेंसी एक हो। अभी तो 6 नेता और 56 योजनाओं वाली हालत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा है जो डिपार्टमेंट आपको बताया, सैनिटेशन का अलग से फंड आता है, जैसे हेल्थ का अलग से फंड आता है, जैसे एजुकेशन का है, एनर्जी का है, लिंकिंग रोड का है। तो ये जो बजट आता है ना, उसके साथ हम महानरेगा के साथ टाई अप करके और कुछ पैसा महानरेगा से होगा, कुछ पैसा इनके डिपार्टमेंट से होगा और इनका ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि दोनों का पैसा लग करके गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति होकर के अच्छा से अच्छा काम और गांव सुंदर दिखे। स्वस्थ और स्वच्छ भारत की जो बात है उसमें भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी लोगों की है। ऐसा है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 तक राजस्थान को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री करने का एक सपना बीड़ा उठाया है। तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि जब हमने ये जो अध्यादेश 8 दिसंबर को लागू किया था, उसके बाद से लेकर आज दिन तक 4,78,000 शौचालय का निर्माण हो गया और 771 ग्राम पंचायतें ODF हो गई और आज बीकानेर जिला संपूर्ण ODF हो गया।
और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 2018 तक हम इसको ओडीएफ करने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए हमने पाबंदी कर दी है कि वो 30 जून तक संकल्प पत्र पेश करेंगे कि हमने हमारे घर में शौचालय का निर्माण करवा लिया है, तब जाकर के उनकी वेतन वृद्धि होगी, वरना उनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से हमने 50,000 से ज्यादा लोन लेने वाले काश्तकार है उनके लिए अनिवार्य कर देगा आपको शौचालय बनाने का। तो इस प्रकार से हम आपको विश्वास से कहते हैं कि 2018 तक ये ओडीएफ हो जाएगा और 2019 तक पूरा हिंदुस्तान जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा होगा। आज अपने लिए शर्म की बात है, अपनी बहन बेटी जो खुले में शौच जाती है और देश आजाद हुए 65 बड़ा साल से मकसद ज्यादा। है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी सोच है। हम चाहते हैं कि इस सोच पे हम खड़े उतरे और हर घर में शौचालय बने और इस प्रकार की सोच लेकर हम चले। आने वाले समय में इस सोच पे हम खड़े उतरेंगे और लोग भी इसके ऊपर। चलिए मंत्री जी, बतौर मंत्रालय और बतौर मंत्री बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन उसके अलावा भी इंसान के जीवन में खुद का एक निजी जीवन होता है। एक आप वकील भी हैं, आप एक पिता भी हैं, आप एक पति भी हैं, आप एक मित्र भी हैं, क्षेत्र की जनता के लिए आप एक प्रतिनिधि भी हैं। उन सब के बारे में एक रैपिड फायर के जरिए में कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब कुछ शब्दों में होगा। सबसे पहला सवाल यह है कि सुरेंद्र गोयल आज भी मंत्री या मित्र जनता के लिए? मैं आज भी जनता के लिए मित्र हूं और मित्र ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा मैं उनके साथ भाईपना निभा करके और उनका मित्र बन करके उनके दिलों पे खरा उतरने का काम करता हूं और हमेशा उनके साथ उनकी भाई की तरह ही व्यवहार करता हूं। इसी का परिणाम है कि मैं 5 बार विधायक बना हूं। सुरेंद्र गोयल मंत्री जी को अगर चुनना पड़े, पार्टी या परिवार? पार्टी। मैं एक गांव का एक छोटा सा किसान के घर में पैदा हुआ और आज मुझे यूडीएस मंत्री, जो 30% जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई शहर जुड़े हुए थे, उसका मंत्री बने। आज 70% जनता गांव की है, वो जुड़ा हुआ महकमा, उसका मंत्री बने। आज 100% जो लोग राजस्थान में निवास करते हैं उनके मंत्रालय मुझे दिया। मुझे पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, आज पार्टी ने मुझे विधानसभा का सभापति बनाया, और पार्टी ने मुझे उप मुख्य सचेतक बनाया, आज पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया। सुरेंद्र गोयल वसुनिष्ठ या संघनिष्ठ? मैं वसुनिष्ठ पहले हूं और संघनिष्ठ बाद में हूं। सुरेंद्र गोयल के लिए अगर आज चुनने का मौका आए कि उसकी क्षेत्र की जनता और उसकी राय और एक तरफ पार्टी की नेता के तौर पर, विधायक दल की नेता के तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, कहां खड़े होंगे? मैं वसुंधरा जी के साथ खड़ा हूं। सुरेंद्र गोयल के लिए सबसे अच्छा, सबसे रोमांचक क्षण कब रहा? सबसे पहले मैं जब विधायक बना तब मुझे लगा कि आज जो मेरा जो सपना था वो सपना मेरा साकार हुआ। जीवन में इतने इस आयु तक जिंदगी में कभी कुछ एक क्षण ऐसा भी आया होगा जब सबसे ज्यादा निराशा हुई होगी कि यार ये क्या हो गया? ऐसा कभी मुझे निराशा हाथ नहीं लगी। पॉजिटिव आदमी हूं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, नेगेटिव कभी सोचता ही नहीं हूं, इसलिए कभी दुख होने का सवाल ही नहीं। नया जो आधुनिक जीवन और नया जो संचार क्रांति का टाइम है, इसमें सोशल मीडिया बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो सुरेंद्र गोयल के लिए सोशल मीडिया आफत या राहत? नहीं, मैं इसको आफत मानता हूं, नहीं इसको राहत मानता हूं। मैं बीच का रास्ता अपना करके जहां मुझे अच्छा लगता है उनकी साथ हो लेता हूं, नहीं तो कैसे अपने आप को वो इस सारी दुनिया से, राजनीतिक क्षेत्र और मंत्रालय की दुनिया से जब दूर होते हैं तो क्या होते हैं सुरेंद्र गोयल, कैसे होते हैं सुरेंद्र गोयल? ऐसा है जी, आप जानते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर है, हम सुबह से लेकर के शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, हमारा कोई निजी जीवन कुछ होता ही नहीं है, और निजी जीवन के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं तो भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी टाइम मिले तो सुरेंद्र गोयल का टाइम पास क्या होगा? उठता हूँ सबसे लेकर रात को सोते, मेरा 9 बजे सोने की आदत है, तो 9 बजे तक मैं हमेशा लोगों के बीच में ही रहता हूँ। कभी मेरे को अकेले में रहने का टाइम ही नहीं मिलता, और 9 बजे बाद सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठता हूँ और दिनचर्या पूरी करके फिर जनता के बीच में रहता हूँ। इसलिए मेरे को पिछले 30 सालों में कभी निजी कोई हॉबी? मेरी हॉबी कुछ नहीं, मैं मुंशी प्रेमचंद की किताबें जरूर पढ़ता हूँ। सुरेंद्र गोयल आज के 10 साल, आज के 15 साल बाद में खुद को कहाँ पाते हैं? जीवन का लक्ष्य क्या जी? जो लक्ष्य जो मंत्री बनना था, माननीय वसुंधरा जी ने मंत्री बना दिया, इससे बड़ा कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। और सेवा करने का लक्ष्य है, जो जीवन पर्यंत जब तक जिएंगे जब तक सेवा करेंगे। तो साहब, ये थे राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल साहब, जिनके सार्वजनिक और निजी दोनों जीवन के बारे में हमने फेस टू फेस के माध्यम से जाना। गोयल साहब इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव साहब, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।